एवरीवन, वेलकम टू टीपीएससी स्टडी। आज की क्लास में बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस कहा जाता है? तो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? जो लसिका कोशिका है वह प्लीहा में पाई जाती है या फिर स्प्लीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो यह छिपकली। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पीट पिंड जो है अंडाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो कोशिका के अतिरिक्त हरितलवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप और जंतु कोशिका में पाए जाने भाग हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये जो है यह पादप और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले भाग हैं। अगला प्रश्न है, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, रिवर्स प्रतिलेख की खोज किसने की थी? तो रिवर्स प्रतिलेख की खोज की थी टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। अगला प्रश्न है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छू पाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह प्रक्रिया प्रभाविता कहलाती है। अगला प्रश्न है, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? तो यह अंगूर की खेती से संबंधित है। जो विटिकल्चर है वह अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केंचुआ जो कीट है वह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जो है वह जननांकिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो गाजर है वह विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो यह मूंगफली में होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों या फिर टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन जो है विटामिन डी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो है ट्रिप्सिन होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा होनी चाहिए लगभग 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? जो लार है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, अलसी या फिर तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी जो है वह ओमेगा 3 वसीय अम्ल का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया जो है छोटे आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो है वह असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध है वह है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। जो फास्फोरस होता है वह शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें लोह या फिर आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन। जो रेनिन होता है वह दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो विटामिन ए जो है वह यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो है प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो आंवला होता है, आंवले में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जो पादप होते हैं यानी कि पौधे होते हैं उसमें जाइलम द्वारा जल ऊपर जाता है। अगला प्रश्न है, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो अपर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वह लाल रंग में अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो है विनाइट्रीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं जो एसिटिक अम्ल और इथाइनल, यह जो है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधे होते हैं उनके बीज जो है वृण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिकांग में होता है? तो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो जो केंचुए होते हैं, केंचुआ या फिर जोंक, उन पर हम नमक छिड़कते हैं तो वह परासरण प्रघात के कारण मर जाते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? जो मटर जो है वह मटर की जो फसल होती है वह मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो होता है वह पौधे के विकास में आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट जो है वो कार्बन जैव उर्वरक है। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? जो भारत है हमारा वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। यानी कि भारतीय भूभाग का विस्तार जो है वह पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो यह है 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नाम क्या है? तो यह कर्क रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु गोरमाथा जो कहाँ है? ग्वाहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किविथु जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो इन दोनों के बीच में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। यानी कि पश्चिमी बिंदु गोरमाथा और पूर्वी बिंदु किविथु या ग्वाहार मोती और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है सूर्योदय का लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? जो 82 डिग्री है यह है आपके प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो यह जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है वह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो यह है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है वह एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो यह लगभग 30 डिग्री का अंतर। अगला प्रश्न है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? जो अरावली है वह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। कहाँ है? जो केरल में है, केरल की अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? जो नीलगिरी पर्वतमाला है इनका विस्तार है तमिलनाडु और केरल में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट है इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य के मध्य सीमा बनाती हैं? जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वह केरल एवं तमिलनाडु के मध्य में सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं वह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? जो माना दर्रा है वह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? जो नंदा देवी शिखर है वह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो यह जो है म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? जो कुल्लू घाटी है वह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? जो पालघाट दर्रा है वह नीलगिरी और अनाईमुड़ी पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किन राज्यों में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, जो कहाँ है? लद्दाख में सियाचिन। अगला प्रश्न है, चौरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जो चौरावाली ग्लेशियर है आपके उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह जो है प्रायद्वीपीय भारत का है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? यह जो है पैलियोजोइक महाकाल में निर्मित हुए थे। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो है मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, दंडकाय क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? दंडकाय क्षेत्र जो है पूर्व मध्य भारत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जो है जलोढ़ या फिर कछाली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जो काली मिट्टी है इसका विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार में जो है काली मिट्टी की अधिकता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? जो लेटेराइट मिट्टी है यह केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती रहती है? तो है लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो मृदा होती है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो लेटेराइट मृदा है यह मुख्यतः मालाबार तटीय क्षेत्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो लेटेराइट मृदा है वह भारत के मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो सबसे कम जल धारण जो क्षमता है वह बलुई मृदा में, बलुई दोमट मृदा में होती है। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे कम जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो यह चिकनी मृदा से जो पौधे होते हैं पौधों को सबसे अधिक जो जल है वह चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनी दलहनी जो फसलें होती हैं वह उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा का रंग जो है नीला होता है क्योंकि
अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में जो है कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए जो है लेटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। यहाँ से आपके हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान या फिर नॉलेज। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, त्रिय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रिय नाम जो है वह तीनों वेदों के लिए प्रयोग, 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान की जो जानकारी है वह यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो इनमें से अथर्ववेद में है। अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो यह जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है वह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो यह केकय के शासक थे। अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो यह जो है उपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? जो अस्किनी नदी है यह वैदिक नदी है, इसकी पहचान जो है चिनाब नदी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है इसमें वैदिक साहित्य में। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो यह है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द है यह जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? यह निर्जरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सांबर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में सांबर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित हैं? जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल गोसाल। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जो अणुव्रत सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह अपनी किसका संप्रदाय था? तो यह जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह जो है अर्धमगधी में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो है
संवेद शिखर माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, किस जैन संहिता में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो यह हुआ है प्रथम जैन संहिता में, जो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता कौन थे? तो दायभाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। प्रश्न है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चूड़ामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो यह गुजरात के शासकों का वर्णन है। जो मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चूड़ामणि है, इसमें गुजरात के शासकों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? जो आर्यभट्ट थे वह भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो थे संध्याकर नंदी। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो यह जो है जॉन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र जो है पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है यह जो है चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, दस कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? 10 कुमार चरित्र के लेखक थे दंडी। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? प्रश्न है, मिलिंद पन्नु किस भाषा का ग्रंथ है? मिलिंद पन्नु जो है पाली ग्रंथ है, पाली भाषा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? ये थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, शिलापदिकारम का लेखक कौन था? तो है इलंगो थे। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो थे जगनक। अगला प्रश्न है, विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है बृहत् संहिता को। अगला प्रश्न है, सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद जो है वह अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुई थी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक गीत बना? तो यह बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।